हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को 20 मिनट में रिवाइज करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ चिंटू नोट्स 2.0। अगर ये चिंटू नोट्स की बुक आपको भी चाहिए तो आप अमेजोन से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन के सर्च बार पे जाइए, सर्च कीजिए चिंटू नोट्स 2.0 बाय डॉक्टर आनंद मनी, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फटाफट ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे ये डिलीवर कर दिया जाएगा। इस चैप्टर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। बट अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक का, तो मेरी प्लेलिस्ट है एक पूरी एनसीईआरटी रिव्यू की, जहाँ पे एक-एक एनसीईआरटी लाइन को अच्छे से समझाया गया है। तो उस एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज़ से भी आप इस चैप्टर को पूरे तरीके से देख सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ क्या है भैया? इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। ठीक है? कैसे-कैसे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन से इफेक्ट हो सकता है, या आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस से इफेक्ट हो सकता है। जब आपके बॉडी के ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, या आपका बॉडी का ऑर्गन सिस्टम एडवर्सली इफेक्टेड है, तो हम उसको बीमारी कहते हैं, या इट इज कॉल्ड अ डिजीज। डिजीज इन्फेक्शियस हो सकता है, मतलब किसी दूसरे इंसान को आपसे फैल सकता है, या नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है, मतलब किसी को फैल नहीं सकता, कम्युनिकेबल नहीं है। डिजीज जो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं उसको हम पैथोजन कहते हैं। ज्यादातर पैथोजन पैरासाइट होते हैं जो आपके बॉडी पे रहते भी हैं और आपके बॉडी से खाना भी लेते हैं। बट याद रखिएगा, सारे पैरासाइट्स पैथोजन नहीं होते, कुछ पैरासाइट्स अच्छे भी होते हैं। जो आपके गट में होता है, जो बी12 का सिंथेसिस कराता है, ये आपने पढ़ा था। मेंटल स्टेज भी आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। बट ज्यादातर जो हेल्थ इफेक्ट होता है आपका, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। एंड इट इज सीन फ्रॉम बर्थ, मतलब ये कंजेनिटल होते हैं। बट याद रखिएगा, सारे कंजेनिटल डिसऑर्डर जेनेटिक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बीमारी देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड की। टाइफाइड कैसे कॉज होता है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कैसे आ रहा है? गंदा खाना या पानी पीने से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड से दूसरे ऑर्गन तक चला जाता है। क्या-क्या सिम्पटम्स आपको देखने को मिलता है? बुखार बहुत तेज होता है। हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हाई फीवर आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी सस्टेन्ड हाई फीवर है, लगातार तेज बुखार आपको देखने को मिलता है। तो 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कमजोरी होगी, स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। ये नॉर्मल सिम्पटम्स है। एक्सट्रीम कंडीशन में आपको इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलेगा, आपके इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे एंड डेथ भी हो सकती है। टेस्ट क्या है? कैसे पता चलेगा टाइफाइड हुआ है? तो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एक केस था मैरी मेलन का, जो एक कुक थी पेशे से, और इसको टाइफाइड कैरियर ही मानते थे, क्योंकि ये खाना बनाती थी और इससे बहुत सारे सोल्जर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में टाइफाइड हो गया था। ये दिखाता है कि टाइफाइड कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज था। दूसरा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा वर्ड देखते हो तुमको लगता है इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा से हो रहा है, नहीं। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेस निमोनिया। ठीक है, कहाँ इफेक्ट करता है? इट इफेक्ट्स एल्वियोलाई एंड लंग्स, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड हो जाता है आपके एल्विया में, जिससे सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। कैसे फैलता है? by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person, या ग्लास यूटेंसिल इन्फेक्टेड पर्सन का यूज करना, मतलब उसके थूक आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में आ रहे हैं, तो उससे ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? सांस लेने में तकलीफ, फीवर, ठंड लगती है, चिल्स, कफ, हेडेक, और सीवियर केस में लिप्स और फिंगर नेल्स आपके ग्रे या ब्लूइश कलर हो जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन की कमी के वजह से। और भी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन कौन सी है? डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थेरिया है। ठीक है, डिप्थेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस और डिसेंट्री, शिगेला। दीज आर अदर बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको सिर्फ क्लासिफाई करने आएगा। आई डोंट थिंक इसके वेक्टर के बारे में या इसके पैथोजन के बारे में कुछ पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो मैंने आपको नाम बता दिया, बट आई डोंट थिंक ऐसा पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वायरल डिजीज पे। वायरल डिजीज में सबसे पहले आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कहाँ इफेक्ट करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। ये एक राइनो वायरस है, मतलब आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब ये ग्रो करने में जो इसका टाइम लगता है, दैट इज 3 to 7 डेज। सिम्टम्स में आपको नेजल कंजेशन, नाक बंद है, डिस्चार्ज, छींक निकल रहा है,
थ्रोट थ्रोट गले में खराश, है ना? कफ, होर्सनेस, आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, हेडेक और टायर्डनेस देखने को कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये भी फैलता है कि तुम्हारे ऊपर कोई छींक दिया, है ना? या कोई तुम जूठा खा लिए, कुछ ऐसे इंसान का जिसको ऑलरेडी कॉमन कोल्ड था, तो वहाँ से कॉमन कोल्ड आपको हो सकता है एंड इट इज़ वेरी हाइली इन्फेक्शियस। वायरल डिज़ीज़ की जब भी हम बात करते हैं, तो हम सिम्पटम्स को क्योर करते हैं, इसका कोई ऐसा सच ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई भी वायरल डिज़ीज़ का। तो क्या होगा, हम यहाँ पे एंटीहिस्टामिन दे देंगे, ताकि तुम्हारा म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो ना, लिवोसिट्रिजिन जो तुम खाते हो, तो वो हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर बात करते हैं दूसरे वायरल डिजीज़ की दैट इज़ डेंगू। डेंगू आपके नीट के सिलेबस में एडेड टॉपिक है तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट से जो भी इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स को हो रहा है इट इज़ थ्रू फीमेल मॉस्किटो ओनली। लौंडे बड़े शरीफ होते हैं, ये बात आपको पता ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? पैथोजन कौन-सा है? आर्बोवायरस है। वेक्टर कौन है? फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 डिग्री 10 दिन तक। फीवर क्या होता है? हाई फीवर होता है, जनरली माइल्ड फीवर होता है यूजुअल केस में, सीवियर हेडेक होगा, खास करके पेन बिहाइंड आईज़ देखने को आपको मिलता है। नॉज़िया, वॉमिटिंग, स्वोलन ग्लैंड, रैश बाकी आपको दिखता है और आपको ब्लीडिंग गम्स, नोज़ एंड वॉमिट ब्लड इन वॉमिट एंड स्टूल भी दिखता है। क्यों? क्योंकि आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? आपका इंटरनल ब्लीडिंग होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? आरटी-पीसीआर करते हैं। इसमें एक टेस्ट होता है एनएस1 एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है? अब मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दैट इज़ ऑल्सो ठीक है। इलाज के लिए क्या कहेंगे भैया? दर्द के लिए दवाई दे देंगे, बुखार के लिए दवाई दे देंगे, रेस्ट और हाइड्रेशन के लिए कहेंगे। बट याद रखिएगा, इसमें हम एस्पिरिन इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि खून पतला हो जाएगा। एक तो ऐसे ही दिक्कत हो रहा है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भैया? वेक्टर को एलिमिनेट करो। अब जो एडिस का मॉस्किटो है, वो क्या होता है? कम हाइट पे उड़ता है, ठीक है? दूसरा ये साफ पानी में निकलता है। तीसरा ये साफ पानी में ब्रीड करता है मतलब तीसरा ये क्या होता है कि ये आपको मतलब गंदी जगह नहीं रहता और दिन में निकलता है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। तो मॉस्किटो नेट लगा लो, ठीक है? कपड़े पूरे कवर करके पहनो और गैम्बूसिया फिश दे दो पॉन्ड्स में, तो वो लार्वे ऑफ मॉस्किटो को खाती है, ठीक है? वायर मेश लगा लो ताकि मॉस्किटो नहीं है, ठीक? दूसरा चिकनगुनिया, अगेन ये भी मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है? यहाँ भी एडिस एजिप्टी होते हैं, तो वेक्टर सेम है, ठीक है? तो या तो वो चिकनगुनिया का वायरस लेके घूमेगा या फिर इसका लेके घूमेगा। इसका जो पैथोजन होता है वो भी चिकनगुनिया वायरस होता है, ठीक है? यहाँ पे जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, हेडेक ज़्यादा होता है, मस्कुलर पेन ज़्यादा होता है एंड याद रखिएगा ये नॉन फेटल मतलब अगर बात करें डेंगू और चिकनगुनिया में, तो ये नॉन फेटल है, मरोगे नहीं तुम इससे, कोई भी चिकनगुनिया से मरता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बॉडी में आपको बहुत दर्द होता है, ठीक है? यहाँ पे भी क्या है वैक्सीन कोई नहीं है, अवेलेबल है। एनाल्जेसिक दो, एंटीपायरेटिक दो। एंटीपायरेटिक बुखार के लेंगे, एनाल्जेसिक दर्द के लेंगे, रेस्ट, हाइड्रेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है? सेम जैसे उसका वेक्टर कंट्रोल कर रहे थे, वैसे चिकनगुनिया का भी वेक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटोज़ोआ डिज़ीज़ की बात करेंगे, प्रोटोज़ोआ में सबसे आ जाते हैं प्लाज़्मोडियम, मलेरिया जो कॉज़ करता है। 3 तरह के प्लाज़्मोडियम होते हैं, वाइवैक्स, मलेरिया, फैल्सीपेरम, ठीक है? वाइवैक्स सबसे कॉमन होता है, फैल्सीपेरम सबसे लीथल होता है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज़ करता है। इस पे सवाल भी आया, ठीक है? ट्रांसमिशन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। क्या होता है सर यहाँ पे कि रिकरेंट बाउल ऑफ हाई फीवर देखने को मिलता है, ठीक है? क्यों? एक टॉक्सिन रिलीज़ होता है हीमोज़ोइन की वजह से, तो जिसके कारण चिल और हाई फीवर आपको देखने को मिलता है, जो हर 3 से 4 दिन में होता है, ठीक है? कैसे मलेरियल पैरासाइट काम करता है? तो इट हैज़ 2 होस्ट, एक इंसान है, एक मॉस्किटो है टू कंप्लीट हिज़ लाइफ साइकिल, ठीक है? कैसे लाइफ साइकिल होता है? लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया इंसान को, तो जो स्पोरोज़ोइट्स उसके सलाइवरी ग्लैंड में थे, वो ब्लड में चले गए इंसान के। ब्लड से लिवर में आए, ठीक है? लिवर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो स्पोरोज़ोइट मीरोज़ोइट में डिवाइड किए और बाकी ब्लड सेल्स को अफ़ेक्ट किए। ब्लड में फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिससे आरबीसी रप्चर होगा और हीमोज़ोइन रिलीज़ होगा और फिर सेक्सुअल स्टेज आएगा जिससे गैमीट बनेगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा। जब दूसरा मॉस्किटो इसको काटता है, तो ये मेल और फीमेल गैमीट मॉस्किटो के गट में चले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइज़ेशन होता है, ठीक है? उससे क्या बना ookinete, ookinete से बनता है oocyst और उसके बाद ये oocyst स्पोरोज़ोइट्स में डिवाइड करके सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं, है ना? तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोज़ोइट। फर्टिलाइज़ेशन कहाँ हो रहा है? फर्टिलाइज़ेशन हो रहा है गट ऑफ मॉस्किटो में। गैमेटोसाइट कहाँ बन रहा है? गैमेटोसाइट बन रहा है आरबीसी ऑफ ह्यूमन्स
ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे 2-3 सवाल आया हुआ है और हर साल आता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा प्रोटोजोअन डिजीज़ इज़ एमीबायोसिस दैट इज़ एमीबिक डिसेंट्री कैसे कॉज़ होता है? एंटेमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ इफ़ेक्ट होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में इफ़ेक्ट होता है। पिछली बार देखा था हमने स्मॉल इंटेस्टाइन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाउस फ्लाइज़ मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करते हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं थ्रू फूड एंड वाटर। कॉन्स्टिपेशन होगा आपको देखने को, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प्स होगा, है ना? मचोरा का फ़ील आता है, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, है ना? लूज़ मोशन नहीं होता। तुमको लगेगा तुमको स्टूल करना है, तुम जाओगे बट यू विल फील कॉन्स्टिपेटेड और उसमें थोड़ा म्यूकस सा ऐसे घी जैसा सब्सटेंस निकलता है, ठीक है? फिर आते हैं हेलमिंथिक डिजीज़ में, हेलमिंथिक डिजीज़ में सबसे पहले आ गया एस्कैरिसिस, कैसे? एस्कैरिस से होता है, इट इज़ एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, सॉइल, वाटर या वेजिटेबल या फ्रूट कंटामिनेटेड विथ फीसेस कंटेनिंग द एग ऑफ पैरासाइट उससे अपने बॉडी में आता है। इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज क्यों? क्योंकि वो अंडा देता है इंटेस्टाइन, तो ये एस्कैरिस का होता है, ठीक है? फिर आ गया एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, ये क्रॉनिक बीमारी होता है, याद रखिए लंबे टाइम तक हो रहा है। तो इसको हम क्रॉनिक कहते हैं, ठीक है? पैथोजन कौन है? फलेरियल वर्म, ठीक है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई। वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। सिम्पटम्स क्या होता है? ये लिम्फैटिक वेसल में चले जाते हैं लोअर लिम्स के, कॉजेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन ऑर्गन जहाँ पे ये बहुत साल तक रहते हैं और लिम्स और जेनिटल ऑर्गन डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, हाथी जैसा पैर कहते हैं, है ना? तो ये एलिफेंटियासिस होता है। फंगल डिजीज में बात करेंगे रिंगवॉर्म। पैथोजन कौन है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम। कहाँ पे? ग्रॉइन, बिटवीन टोज, जहाँ भी मॉइस्चर है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिम्पटम्स क्या? ड्राई स्केली लीजन्स इन स्किन, नेल्स और उसमें बहुत खुजली होगी या इंटेंस इचिंग होगा, ठीक है? कहाँ से पैथोजन कौन-कौन सा है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम। ये जेनेरा है, याद रखिएगा। जीनस है इसका। स्पीशीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल आता है। स्पीशीज़ डाल देता है कभी-कभी, तो ध्यान रखिए। प्रिवेंशन इन कंट्रोल तो पढ़ ही लोगे। सफाई रखो, नहाओ, वेस्ट एक्सेट्रा को ठीक से ध्यान रखो, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसिप्लिन के वाटर रिजर्वायर करो, इस पे कभी सवाल नहीं आता, है ना? स्टैग्नेशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करो, मॉस्किटो नेट यूज़ करो, गैम्बूसिया फिश डालो पॉन्ड में, जिससे मॉस्किटो लार्वे पे फीड करते हैं, ठीक है? सफाई करो, यही सब चीज़, ठीक है? दीज़ प्रिकॉशन कैन अवॉइड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लाइक मलेरिया, फिलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू, ठीक है? तो गैम्बूसिया फिश इंट्रोड्यूस होने से ये 4 बीमारी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम अपने इम्यून सिस्टम की या इम्यूनिटी। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन अगर इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दिक्कत देता है। ठीक है? क्या है? इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू एंड सेल्स ऑफ एंटीबॉडी। लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें, 2 तरह के लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स वगैरह होता है। ठीक है? तो लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन जहाँ ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या हुआ? बोन मैरो। मेन लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे सारा ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, ठीक है? थाइमस लोब्ड ऑर्गन होता है, हार्ट के पास लोकेटेड है, ब्रेस्ट बोन के नीचे मतलब स्टर्नम के पीछे, ठीक है? बर्थ के टाइम पे बड़ा होता है और उसके बाद इसका साइज़ कम हो जाता है विथ एज और प्यूबर्टी तक आते-आते बहुत छोटा साइज़ का रह जाता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहला आ गया स्प्लीन। लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होते हैं। फ़िल्टर की तरह काम करता है और ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को। रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट भी है एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी। लिम्फ नोड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अलोंग द लिम्फैटिक सिस्टम। ये ट्रैप करता है माइक्रोब्स को, ठीक है? और एंटीजेंस यहाँ जो ट्रैप होते हैं वो लिम्फ नोड पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट कहाँ हो रहा है? लिम्फ नोड में हो रहा है। इमैच्योर लिम्फोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स कहाँ हो रहा है? वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है? एक और लिम्फोइड ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी होता है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पूरा इनर लाइनिंग को लाइन करता है। इम्यूनिटी की बात करें, हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। एक आपकी पैदाइश होती है, दैट इज़ कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी और एक आप अपने जीवन काल में एक्सपोज़र से लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और बर्थ से आपके पास रहती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती। 4 तरह का बैरियर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, इसमें स्किन और म्यूकस आ जाता है, ठीक है? ये एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को प्रिवेंट करते हैं फिजिकली। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर,
सलाइवा पकड़ लो, एसिड इन स्टमक पकड़ लो, टीएस फ्रॉम आइज़ पकड़ लो। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं फिजियोलॉजिकली, मतलब मार देते हैं पैथोजन को। ये दोनों मिलके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका बनाता है बॉडी का, ताकि कोई पैथोजन आपके बॉडी के अंदर नहीं घुसे। फिर द सेकंड बैरियर इज सेल्युलर बैरियर, जहाँ पे 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है फेगोसाइटोसिस जैसे न्यूट्रोफिल या पीएमएनएल पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है? और मोनोसाइट्स, ठीक है? और मैक्रोफेजेस। ये तुम्हारे सारे के सारे फेगोसाइट्स हैं जो फेगोसाइटोसिस से पैथोजन को खा जाएँगे। दूसरा होता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स इज़ अगेन अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, बट ये नॉन फेगोसाइटोटिक होता है। तो इसके पास एक प्रोटीन होता है जिसको परफोरिन कहते हैं, जो फाड़ देता है साइटोटिक है, जो क्या करता है पैथोजन के अंदर पानी भर देता है, उसके फिर उसको बर्स्ट करा देता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, फेगोसाइट्स मैक्रोब्स करेंगे और ये डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोब्स को। चौथा होता है साइटोकाइनिन बैरियर, जहाँ पे ये वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज़ करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? ये दोनों मिला के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बना। फिर आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है व्हिच इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं जो पहला एनकाउंटर होता है पैथोजन का, और दोबारा जो एनकाउंटर हो रहा है उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज़ ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, ठीक है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय विथ बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है? बी सेल्स को हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और टी सेल्स भी प्रोड्यूस कराता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इस पे बहुत तरह के सवाल आते हैं, ठीक है? पहला, ये एन टर्मिनल है इसका, ये नीचे वाला सी टर्मिनल है इसका, ठीक है? दूसरा, इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है? तो आपको सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड याद रखने हैं, कितने हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो है इसका, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है? जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं पैराटोप। जहाँ एंटीजन के ऊपर जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम कहते हैं एपिटोप। ये हेवी चेन है, ये लाइट चेन है। ये 2 तुम्हारा वेरिएबल चेन है, ये और ये तुम्हारा कांस्टेंट। ये सब चीज़ याद रखिए। हाँ, ठीक है? तो H2L2 मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है? तो कैसे-कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं? एक है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। कैसे? ये एंटीबॉडीज़ की मदद से होता है, ठीक है? क्या-क्या होता है? जैसे आईजीए है, कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। आईजीई रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, और आईजीएम लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है। स्मॉलेस्ट कौन-सा है? स्मॉलेस्ट इज़ आईजीजी, आईजीजी, ठीक है? ये क्या होता है? ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। और ये इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा आल्सो, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा आल्सो, ठीक है? फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? अगेन इट इज़ रिस्पॉन्स मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे-कैसे सेल्स हैं? पहला, हेल्पर टी सेल, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ किलर टी सेल कराएगा, ठीक है? किलर टी सेल पैथोजन को मारेगा, सप्रेसर टी सेल सप्रेस करेगा किलर टी सेल के फंक्शन को, और मेमोरी टी सेल याद रखेगा ताकि वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो कर पाए। टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग इसीलिए एसेंशियल होता है ताकि हम ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन प्रिवेंट करें, और ऐसे पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है जो पूरे लाइफ के लिए, ताकि मेरा जो टी लिम्फोसाइट है उस पे अटैक ना करे, ठीक है? फिर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, वही वाली बात है। कैसा-कैसा? या तो एक्टिव इम्यूनिटी हो सकता है या पैसिव इम्यूनिटी होता है। एक्टिव इम्यूनिटी कौन है? कि एंटीबॉडी मेरा बॉडी बनाएगा तो एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर एंटीबॉडी रेडीमेड हम डाल रहे हैं तो पैसिव इम्यूनिटी है। ड्यूरेशन इसका जो इफेक्ट होता है लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, इसका कम पीरियड के लिए होता है, ठीक है? इसमें मेमोरी सेल का काम होता है, इसमें मेमोरी सेल का काम नहीं होता, ठीक है? ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ठीक है? ये भी 2 तरह का हो सकता है, नेचुरल, नेचुरल इन्फेक्शन मतलब नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तुम्हें, तो एंटीबॉडी तुम्हारा बॉडी बना रहा है, या फिर वैक्सीनेशन की हेल्प से हमने माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस किया जिससे मेरा बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है, ठीक है? दूसरा, इनका भी एक नेचुरल होता है कि मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडी चला गया, और मदर से इन्फेंट में कोलेस्ट्रम के थ्रू आईजीए एंटीबॉडी चला गया, ये नेचुरल हो गया, ठीक है? इसका आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा?
एंटी टेटनस सीरम, ठीक है, या एंटी टॉक्सिन, ठीक है। तुम जो चोट लगने के बाद जो टेटनस का इंजेक्शन लेते हो दैट इज़ कॉल्ड एंटी टेटनस सीरम, तो उसको आपको रिपीट करते रहना पड़ता है ना? वो तुरंत काम करेगा फिर खत्म हो जाएगा। बट अगर तुमने वैक्सीन एक बार पोलियो का 5-7 बार ले लिया, तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपको इम्यूनिटी मिल जाती है उससे। तो यही 2 डिफरेंस होता है जो आपको ध्यान में रखना है। फादर ऑफ इम्यूनाइज़ेशन थे एडवर्ड जेनर, ठीक है? इन्होंने वही बोला कि मेमोरी के बेस पे इम्यून सिस्टम हो सकता है। तो वही कैसे एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन मतलब हमने क्या हुआ कि एंटीजेनिक प्रोटीन लिया या पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में या डेड फॉर्म में बॉडी में डाला और इससे एंटीबॉडीज़ बना, जिससे मेमोरी बना, जिससे एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ है वो पैथोजन को न्यूट्रलाइज़ कर देगी, ठीक है? तो ये मेमोरी का काम इस्तेमाल करता है, ठीक है? वैक्सीन बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी आजकल बन रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है? पैसिव इम्यूनाइज़ेशन में क्या हुआ? डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़, जैसे टेटनस के केस में, स्नेक वेनम के केस में हम ये करते हैं, ठीक है? फिर एलर्जी की बात करते हैं। एलर्जी क्या है? एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। एलर्जन ऐसे सब्सटेंस है जो एलर्जी कॉज़ करते हैं, जैसे माइट्स हो गया, पॉलन हो गया, डस्ट हो गया, एनिमल डैंडर हो गया, तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग चीज़ से एलर्जी होती है। एंटीबॉडी प्रेजेंट अगेंस्ट एलर्जी इज़ आईgE टाइप, ठीक है? एलर्जी ड्यू टू द केमिकल्स कॉल्ड हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। हिस्टामिन अगेन म्यूकस रिलीज़ करता है, सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। सिम्पटम्स आपको स्नीज़ करोगे, वाटरी आइज़ होगा, रनिंग नोज़ होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आएगी, ठीक है? डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज़ ऑफ एलर्जी क्या होता है? हम एलर्जी को से एक्सपोज़ करते हैं पेशेंट को स्टिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में, ताकि हमको पता लग पाए क्या एलर्जी है। ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीहिस्टामिन और एड्रेनालिन और स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, एलर्जी के केस में स्टेरॉइड देंगे, इन्फेक्शन के केस में हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है? एस्थमा इज़ अ रेस्पिरेटरी डिज़ीज़, इट इज़ कॉज़्ड ड्यू टू एलर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? और आजकल हम बहुत चीज़ों से एलर्जिक हो रहे हैं। एक और बीमारी होता है, इसको हम हे फीवर भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉज़्ड ड्यू टू एलर्जी, ठीक है? फिर बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? कंडीशन जहाँ पे मेरा बॉडी का सेल ही मेरे बॉडी के सेल को अटैक कर रहा है, मतलब इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट्स ओन सेल्फ, ठीक है? इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। एक इसमें आ गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कहाँ पे अटैक करेगा ये? सिनोवियल मेम्ब्रेन पे, तो आपको चलने में तकलीफ आएगी। माइस्थीनिया ग्रेविस कहाँ अटैक करेगा ये? माइस्थीनिया ग्रेविस कहाँ अटैक करेगा ये? ये आपके अटैक करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है? ग्रेव डिजीज़ कहाँ पे अटैक करेगा? ग्रेव डिजीज़ आपके अटैच करता है थायरॉइड ग्लैंड पे, ठीक है? लूपस आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? एमएस भी आपको पढ़ना नहीं है, बाकी सब कुछ हमने यहाँ मेंशन कर। एड्स की बात करते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो। पहली बार रिपोर्ट हुआ था 1981 में, अप्रॉक्सिमेटली 25 मिलियन लोग मरे हैं एड्स से। डिफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इसलिए सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स को सिंड्रोम कहते हैं। नॉन कंजेनिटल है, फेटल इन्फेक्शन डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट इज एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है? इन्वेलप वायरस होता है जिसके पास एक आरएनए जीनोम होता है। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? कॉन्टैक्ट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्शियस नीडल और मदर से फीटस थ्रू प्लेसेंटा। हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन है? जिसके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, जो ड्रग्स लेयर लेते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या एचआईवी इन्फेक्टेड मदर है तो, ठीक है? कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? रेट्रोवायरस के पास क्या था? रेट्रोवायरस के पास 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था और इंटीग्रेज एंजाइम था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्या हुआ? रेट्रोवायरस वायरस आरएनए कोड निकाला। याद रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस इज इन्फेक्शियस, ठीक है? अब ये क्या हुआ? नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया, नॉर्मल सेल के अंदर घुस गया, तो आरएनए वायरस का आरएनए आ गया सेल के अंदर। ये डीएनए बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरल डीएनए होस्ट में चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज। उसके बाद ये नया वायरल आरएनए बनाएगा और नया वायरल आने से नया वायरस बनेगा, नया वायरस फिर दूसरे सेल को अटैक करेगा। तो ये कहाँ हो रहा है? ये मैक्रोफेज में हो रहा है। मैक्रोफेज को हम एचआईवी फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे एचआईवी वायरस हो रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो ये एचआईवी वायरस है, ये अटैक करेगा किसको? ये अटैक करेगा हेल्पर टी सेल को। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किसको इफ़ेक्ट करता है?
एचआईवी तो हेल्पर टी सेल को अफेक्ट करता है। फैक्ट्री कौन-सा है? फैक्ट्री है आपका मैक्रोफेज, ठीक है? तो एचआईवी डज़ नॉट स्प्रेड बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है? इट ओनली स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इंक्यूबेशन पीरियड 5 महीने से 5 साल से 10 साल भी हो सकता है, ठीक है? ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, इसलिए इसको स्लिम डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है? एक्सट्रीम केस में फिर दिक्कत आती है। ये कैसे हुआ ये हमने देख ही लिया। इनिशियल सिम्पटम्स हमने देख लिया, बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। उसके बाद इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट इज़ प्रोन टू अदर इन्फेक्शन लाइक माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगाई, टॉक्सोप्लाज्मा एक्सेट्रा, ठीक है? दे कैन बी इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम एक्सेट्रा, ठीक है? ये वाली बात हमने बात कर लिया, ठीक है? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट टेस्ट है, ठीक है? इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन देखते हैं और जो टेक्नीक होता है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नीक। ट्रीटमेंट क्या किया हमने? एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ किया, बट वो पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि इवेंचुअली ये फेटल है, तो डेथ तो होगा ही होगा, बट तुम्हारा लाइफ स्पैन प्रोलॉन्ग हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एड्स अगेन एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, ब्लड, safe flow, use of disposable needle, advocating safe sex, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, रेगुलर चेकअप कराओ। एनजीओ काम करता है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर, इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है? वर्ल्ड एड्स डे इज 1 दिसंबर। अगला आते हैं कैंसर की बात करते हैं। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सेल। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी में एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है जो कैंसर कॉज करता है, ठीक है? कैंसर नॉन इन्फेक्शियस होता है एंड इट इज अ मेजर कॉज फॉर डेथ, ठीक है? दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, एक को हम कहते हैं तुम्हारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है? तो नॉर्मल सेल्स हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है, ठीक है? इसमें ग्रोथ नॉर्मल होता है एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को मिलता है। यहाँ अनकंट्रोल ग्रोथ होता है कैंसरस सेल में एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, तो ये हमेशा डिवाइड करते जाता है। तो ये ट्यूमर बनाएगा। 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर जो एक प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही रह गया, ठीक है? दूसरे पार्ट को इफेक्ट नहीं करता, तो ये नॉन लीथल होता है, इसको सर्जरी से काट के आप निकाल सकते हो। दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं जो रैपिडली इन्वेड करेंगे और डैमेज करेंगे सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को, और उसके बाद क्या होता है कि ये ब्लड के वाया दूसरे जगह पे जाके नया ट्यूमर भी बना देते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटास्टैसिस, मतलब ये स्प्रेड करते हैं एंड दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। तो अगर मैलिग्नेंट है तभी हमको दुख होता है ऑफ, ठीक है? कॉज ऑफ कैंसर बता दिया हमने, नॉर्मल सेल था, इसके पास प्रोटो ऑन्कोजीन था, ठीक है? और ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया जो ऑन्कोजीन हो जाता है, ठीक है? रीज़न क्यों हो रहा है? आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण, एक्स-रे और गामा रेज़, ठीक है? केमिकल के कारण, टोबैको स्मोक, ठीक है? और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज़। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, ठीक है? फिजिकल एजेंट्स विल कैरी वायरल ऑन्कोजीन। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी कर सकते हैं, सस्पेक्टिव टिश्यू लिए उसको माइक्रोस्कोप में देखें। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं फॉर ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज़ ब्लड कैंसर, है ना? डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेडियोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, एक्स-रे, सीटी। सीटी में 3D इमेज मिलता है हमको, और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है? एमआरआई में क्या होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, पे सवाल आया हुआ है, ठीक है? नाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेन्स भी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक भी हम कर रहे हैं टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड। ट्रीटमेंट के लिए हमने रेडियोथेरेपी किया, ट्यूमर सेल्स को हम इरेडिएटेड लीथल विदाउट नॉर्मल टिश्यू को इफेक्ट किया। कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो मारते हैं कैंसर सेल को, बट ये आपके बॉडी को भी लॉस करते हैं, जैसे हेयर लॉस होगा, एनीमिया होगा, देखने को मिलेगा। इम्यूनोथेरेपी में हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरोन यूज़ करते हैं, जो दूसरे सेल को डिस्ट्रॉय करने से रोकेगा, ठीक है? सर्जरी भी करते हैं, जितने कैंसरस टिश्यू हम उसको रिमूव कर सकते हो। इन सबको मिला के हम ट्रीटमेंट कैंसर का करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं जहाँ से एक्चुअली सवाल आता है नीट में,
दैट इज़ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। बहुत अच्छे से देखना ध्यान से। तो क्या-क्या है? सबसे पहले ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड, ये तीनों देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ओपियोइड की बात करेंगे। कहाँ इफ़ेक्ट करता है? इसका रिसेप्टर होता है सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट, ठीक है? कैसे मिला? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपिवर सोम्निफेरम, ठीक है? स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर मॉर्फिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लेते हैं? या तो स्नॉटिंग या इंजेक्शन। क्या-क्या एग्ज़ाम्पल है? पहले मॉर्फिन। मॉर्फिन इज़ अ इफेक्टिव पेनकिलर एंड सेडेटिव। इट इज़ यूज़फुल फॉर पेशेंट हू हैज़ अंडरगॉन सर्जरी। स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन। हेरोइन स्मैक या डाइएसिटाइल मॉर्फिन, मतलब एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है। ये डिप्रेसेंट होता है, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, ऑर्डरलेस, व्हाइट, बिटर एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ओपियोइड्स, हर चीज़ पे सवाल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरा कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड्स कहाँ पे अटैक करता है? प्रिंसिपली इन द ब्रेन, मतलब सीएनएस पे इफेक्ट करता है। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनबिस सटाइवा नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं। कैसे? इंजेक्शन कर सकते हैं, इन्हेलेशन, ओरल और इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर देख लेना, ये देखना, पूछ दिख रहा होगा तो समझ जाना। कैसा? चरस, गांजा, हशीश, marijuana। कहाँ इफेक्ट करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, बॉडी को फंक्शन को स्लो डाउन करता है एंड इट इज ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान, ठीक है? फिर स्टिमुलेंट में आ जाते हैं। स्टिमुलेंट में कौन सा आ गया? कोका एल्कोलाइड, ठीक है? कहाँ इफ़ेक्ट करता है? सीएनएस पे इफ़ेक्ट करता है। कहाँ से आता है? कोका प्लांट, इरिथ्रोज़ैलम कोका। कहाँ का प्लांट है? साउथ अमेरिका का प्लांट है। साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका है। कैसे लेते हैं? स्नॉट करके लेते हैं। कोकेन या कोका एल्कलॉइड कह दोगे, ये एल्केलॉइड है, याद रखिएगा, ठीक है? कॉमनली कॉल्ड एज़ कोक और क्रैक। उसको क्या कहते थे हम? स्मैक कहते थे। क्या करता है? इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। इससे क्या होता है? सेंस ऑफ यूफोरिया, आपको तुरंत एनर्जी मिलता है, ठीक है? और एक्सेसिव डोज़ में हैलुसिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हैलुसिनोजेन की बात करेंगे, एट्रोपा, बेलोडोना, धतूरा। एक और होता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल। ये कैसे होता है? ये फंगस से होता है। कौन सा फंगस है? क्लाविसेप्स, ठीक है? एट्रोपा, बेलोडोना और धतूरा तो हैलुसिनोजेन है ही। इसमें क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज़ एक्सेट्रा। फिर बाकी ड्रग्स कौन-कौन से हैं? बार्बिटूरेट्स, ये सेडेटिव होता है। बेंज़ोडाज़ेपिन, ये एंटी एंग्ज़ायटी है। और एम्फेटेपिमीन, ये तुम्हारा स्टिमुलेंट होता है। तो अब कोई आदमी डिप्रेस्ड है ना? उसको हम एम्फेटामिन देंगे, थोड़ा जागेगा। कोई आदमी को एंग्ज़ायटी हो रही है, तो उसको हम बेंज़ोडाज़ेपिन देंगे। किसी को नींद नहीं आ रही है, तो हम बार्बिटोरेट देंगे। तो दीज़ आर यूज्ड फॉर पेशेंट टू कोप विथ डिप्रेशन एंड इनसोम्निया। इनसोम्निया मतलब बेचैनी, ठीक है? टोबैको इनटेक कैसे कर सकते हैं? स्मोक कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, स्नफ कर सकते हैं, ठीक है? क्या केमिकल सिस्टम है? निकोटीन होता है, ये भी अल्कलॉइड होता है। तो सवाल आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलॉइड? कोक और निकोटीन, ठीक है? एक्शन क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है, एड्रेनलिन रिलीज़ करता है, तो ये बीपी बढ़ाता है और तुमको स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। दिक्कत क्या-क्या होता है? पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाता है। हार्ट रेट बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है। ब्रोंकाइटिस कराएगा, एम्फाइसेमा कराएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कराएगा, गैस्ट्रिक अल्सर कराएगा, ओरल कैंसर हो सकता है, थ्रोट का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर मोर देन 400 ईयर्स, ठीक है? सिगरेट पे बहुत सारा वार्निंग लिखा रहता है, इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है? एडोलेसेंस ऐसा पीरियड है जहाँ पे बच्चा मैच्योर होता है, ठीक है? और इसमें इसके बॉडी में चेंजेज़ आ जाता है। जनरली कौन-सा पीरियड है? 12 से 18 साल की उम्र में, जहाँ उसके हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, जहाँ पे वो बहुत वल्नरेबल होता है, ठीक है? ड्रग अब्यूज़ एडोलेसेंस में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी, चुल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एडवेंचर और एक्साइटमेंट चाहिए, एस्केप रियलिटी से भागते हैं, स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है और टीवी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मूवी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है? ड्रग स्मोकिंग या अल्कोहल अब्यूज़ का एडिक्शन। एडिक्शन क्या हो गया? अगर फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया उससे, तो उसको एडिक्शन कहते हैं, ठीक है? और अगर तुम उसको छोड़ते हो और तुमको अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, तो उसको हम डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है? क्या-क्या हो रहा है? इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस, ठीक है? कोमा और डेथ हो सकता है अगर कुछ मिक्स करके ले लिए तो। अल्कोहल के साथ लेते हो तो डेथ हो सकता है, ड्रग्स को अल्कोहल के साथ ले रहे हो तो। नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है, लिवर सिरोसिस कॉज़ करता है, मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस कॉज़ करता है, सोशल प्रॉब्लम लाइक चोरी-चकारी तुम करने लगते हो उसको लेने के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन अगर ले रही है तो फीटस को भी इफेक्ट कर सकता है, सेक्स ड्राइव कम होता है, नेक्रोस्पर्मिया होता है, स्पर्म की भी डेथ होती है। मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट भी होता है, ठीक है? अब जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो ले रहा है, तो उसको अलग तरह के दिक्कत होते हैं। वार्निंग साइन्स देखो क्या-क्या है ड्रग एंड अल्कोहल के एकेडमिक कंटेंट
ऑब्वियसली तुम पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, पर्सनल हाइजीन कम करोगे, विथड्रॉल और आइसोलेट करोगे, वेट लॉस होगा, एपेटाइट कम होगा, डिप्रेशन, फटीग दिखने को मिलेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़ होगा, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स हो जाएगा और फैमिली के साथ तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे ऑब्वियसली। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का क्या साइड इफेक्ट है? मेल में एक्ने, एग्रेसिवनेस, डिक्रीज़ स्पर्म प्रोडक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? फीमेल में मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, डीपनिंग वॉइस, मैस्कुलिनेशन, ठीक है? तो इंक्रीज़ एग्रेसिवनेस, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है? मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, रिड्यूस्ड टेस्टिकल, किडनी एंड प्रीमेच्योर बाल्डनेस। तो बोलेगा कॉमन फीचर क्या है? कॉमन फीचर की एग्रेसिवनेस बढ़ गया, ठीक है? दूसरा मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, ये 2 कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इन एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल सिवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स एंड लॉन्ग बोन्स अकर्स, जिससे स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है अगर तुम एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हो तो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? पीयर प्रेशर को अवॉइड करो, एजुकेशन एंड काउंसलिंग कराओ, पेरेंट्स या पीयर से हेल्प लो, डेंजर साइंस पे ध्यान रखो, प्रोफेशनल हेल्प लो और डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जाओ अगर तुमको एडिक्शन हो रहा है तो। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हालाँकि 20 मिनट में कंप्लीट करना था बट 30 मिनट में हुआ, कोई नहीं, चलेगा, ठीक है? आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई नोटिफ़िकेशन मिस ना करें। इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।